किशनगढ़ नामक एक छोटा और बेहद सुंदर सा गांव था। गांव में गर्मी का कहर अपने चरम पर था। चारों तरफ गरम गरम हवाएं चल रही थी, जिस वजह से गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। गांव में सूखा पड़ रहा था। चारों तरफ पानी की कमी हर जगह महसूस हो रही थी। गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। सूखे की वजह से हर कोई पानी की तंगाई से जूझ रहा था। वहीं पर एक गरीब औरत विमला अपने पोते के साथ रहा करती थी। विमला के बेटे बहू को गुजरे कई दिन हो गए थे। विमला अपने पोते को खुद ही पाला करती थी। वहाँ दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करती थी। वहीं पर उसका एक खेत था, जिस पर वहाँ खेती भी किया करती थी। लेकिन अब विमला के पास खेतों में पानी नहीं होने के कारण वह काफी ज्यादा चिंतित थी। वह गांव में हर जगह पानी की तलाश कर रही थी, लेकिन पानी किसी को नसीब ही नहीं था। तो विमला को पानी कहाँ ही मिलेगा। विमला परेशान अपने पोते के पास आती है। अरे मेरे पोते, क्या हो गया, इतने उदास क्यों खड़े हो। दादी माँ, आपको पता है 2 दिन हो गए हैं, हमारा मटका खाली है। मैं बाहर दोस्तों के यहाँ से पानी पीकर आ रहा हूँ और हमारे गांव में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जिसके घर पानी पीने जाता हूँ सब मुझे भगा देते हैं। दादी, आप ये मटका भर लो ना, ये कितने दिनों से खाली पड़ा है। हाँ मेरे लाडले पोते, मैं जल्दी ही मटका भर कर लाती हूँ, और हाँ, तुझे किसी के घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विमला बेचारी मटका लिए कुएं के पास जाती है। कुएं में देखती है कि पानी ही नहीं है। वहीं पर एक औरत गुजर रही थी। विमला उस औरत से कहती है, अरे शकुंतला, कहाँ जा रही हो। मुझे ना एक मटके पानी की जरूरत है, लेकिन कुएं में तो पानी ही दिखाई नहीं दे रहा। सारे गांव के लोग पानी कहाँ से ला रहे हैं। दादी जी, आपको पता नहीं है क्या, हमारे गांव में पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है, जिस वजह से सारे गांव के लोग पानी भरने के लिए दूर जा रहे हैं। पास के ही गांव में एक कुआं है, उसमें पानी है। वहीं पर सारे गांव के लोग पानी भरने के लिए जा रहे हैं। आप भी वहीं पर चले जाइए, आपको भी वहीं पर पानी मिलेगा। यहाँ तो पानी आपको नसीब भी नहीं होगा। लेकिन शकुंतला, तुम्हें तो पता ही है मेरी हालत कितनी खराब है। मैं कितनी बुजुर्गों हो चली हूँ। इतनी दूर तो मुझसे पानी भरने के लिए नहीं जावा जा सकता। बेटा, तुम मेरी मदद कर दो। अगर तुम्हारे पास एक मटका पानी हो तो तुम मुझे दे दो। मेरे पोते को काफ़ी ज़ोरों की प्यास लगी है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक मटका पानी अपने घर पर रख लूं, ताकि उसे कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं तो इधर उधर से मांग कर पानी पी रही हूँ, मेरा पोता बेचारा कहाँ भटकता फिरे। अरे माँ जी, आपको पता नहीं है क्या, इतनी दूर से पानी लाने में तो हमारी भी सांस फूल ही जाती है। तो हम आपको पानी कैसे ही देंगे, आप खुद ही चले जाइए। हमने किसी का भला करने का ठेका नहीं ले रखा है। यहाँ कहकर शकुंतला वहाँ से चली जाती है। उदास विमला दूर भटकती हुई पानी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे पानी मिल ही नहीं रहा था। विमला जैसे तैसे करके दूसरे गांव में जाने की कोशिश करती है। वहां चलती ही जा रही थी, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई थी। वहां रास्ते में मटका रख देती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये किस मुसीबत में डाल दिया। गर्मी का कहर तो इतना हो रहा है कि अब तो चलना भी मुश्किल हो रहा है। धूप भी इतनी तेज से निकल रही है कि मेरा तो सांस फूल रही है। अब क्या करूं, मेरी मदद करूं। तभी रास्ते से भोला नाम का एक आदमी गुजर रहा था। भोला माँ जी से पूछता है, अरे माँ जी, इतनी गर्मी में आप कहाँ जा रही हो। आपको दिखाई नहीं दे रहा कितनी धूप पड़ रही है, और आप हो कि पता नहीं जंगल में क्यों भटक रही हो। कहाँ जा रही हो वैसे। बेटा, क्या करूं, हमारे गांव में पानी की कितनी कमी है सबको ही पता है। मेरे घर पर पानी ही नहीं है। एक मटका पानी लेने के लिए मैं दूसरे गांव में जा रही हूँ। मेरा पोता हर जगह पानी पीने के लिए भटकता रहता है, तो मैं चाहती हूँ कि घर में ही पानी लाकर रख दूँ। एक मटका पानी लाने के लिए जा रही हूँ। अजी, आप मटका लेकर जा रही हो, लेकिन फिर भी आपसे नहीं चलाया जा रहा, तो फिर आप भारी मटका लेकर कैसे आओगी। आपकी तो हालत खराब हो जाएगी माँ जी। इससे अच्छा है कि आप अपने घर जाओ, मैं आपको मटका भर कर ला दूंगा। अरे वाह बेटा, तुम्हारा भगवान भला करे अगर ऐसा कर दो तो। इस बूढ़ी की दया लेने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कहकर बुजुर्ग औरत अपने घर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ राह देखती है कि वहाँ भोला उसके घर पर पानी से भरा हुआ मटका ले आता है।
लीजिए माँ जी, यहाँ पानी से भरा हुआ मटका, यहाँ रख लीजिए और जब भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा ताकि मैं आपको मटका भरकर ला सकूं। हाँ बेटा, मैं तुम्हें ही याद करूंगी क्योंकि मैंने पहले शकुंतला से कहा था, लेकिन शकुंतला ने तो एक मटका पानी देने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं खुद ही चली गई। माँ जी, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप तो मुझसे कह दीजिए। यहाँ कहकर भोला वहाँ से चला जाता है। अब बुजुर्ग औरत बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन समस्या तो उसे इधर थी कि वहाँ जैसे ही सेठ मुंशी चंद के यहाँ पर काम के लिए जाती है, वहाँ चिल्लाते हुए कहता है, अरे बुढ़िया, इतनी लेट काम पर आई है, कहाँ गई थी? तुझे पता है ना तेरे ऊपर कितना कर्जा है, वहाँ चुकाना तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इस साल तेरी फसल नहीं हुई, सूखा पड़ रहा है सो अलग, मेरे घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो रहा है, तो तू काम के लिए टाइम से क्यों नहीं लौटती? जब देखो तब कोई ना कोई बहाना बना लेती है। क्या करूं सेठ जी, आपको तो पता ही है गर्मी का कहर अपने चरम पर है, चारों तरफ कितनी लू चल रही है। और हाँ, घर में पानी का एक बूंद नहीं था, पानी भरने के लिए गई थी इसीलिए लेट हो गई। अरे पानी सुबह से नहीं भराया जाता जो इतनी दोपहर को पानी भरने के लिए गई थी? तुझे पता है ना मेरे घर पर कितना काम होता है और तेरे ऊपर कितना कर्ज है। अगर तूने अब से काम में देरी की तो तेरा घर छीन लूंगा और हाँ, घर से बेदखल कर दूंगा तुझे। समझ में आया या नहीं? नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे टाइम से काम पर आ जाऊंगी, लेकिन आप मेरा घर मत छीनिएगा क्योंकि मेरे पास एक घर ही है, घर के अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो अब मैं कहाँ पर रहूँगी? मैं ये कुछ नहीं जानता, मैंने कह दिया सो कह दिया। यहाँ कहकर सेठ मुंशीलाल वहाँ से चला जाता है। बुजुर्ग औरत भी अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन उसके पोते मोनू की तबीयत खराब हो जाती है। मोनू रोते हुए अपनी दादी से कहता है, दादी मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा शरीर गरम गरम लग रहा है। दादी, बेटा क्या हो गया है तुझे अचानक से? मुझे तो लगता है कि गर्मी के कहर की वजह से तुझे लू लग गई होगी। तुझे मैं वैद्य जी को दिखा देती हूँ, वही तुझे अच्छा कर सकेंगे। तुरंत ही बुढ़िया अपने पोते को लेकर वैद्य जी के पास जाती है। देखिए ना वैद्य जी, मेरे पोते की तबीयत अचानक से खराब हो गई, क्या हो गया है इसे, आप ही बताइए। बताऊँ आपको, आपके पोते को लू लग गई है, कुछ दवाइयाँ लानी होगी, इसके लिए आपको बाजार जाना होगा। तुरंत ही बुजुर्ग औरत बाजार जाती है, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। रास्ते में उसे याद आती है, अरे मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं अपने पोते के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ फसल भी नहीं है, तो मैं उसे बेच दूं। सेठ जी तो मुझे पैसे देंगे नहीं क्योंकि पहले से ही इतना कर्ज है, लेकिन एक बार और कोशिश करती हूँ, अगर सेठ जी पैसे दे दे तो। बुजुर्ग औरत फिर से सेठ जी के पास जाती और कहती है, सेठ जी आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे पोते की तबीयत अच्छी नहीं है, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे तो मैं दवाइयाँ ले आऊँगी और वहाँ ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग औरत की यहाँ बात सुनकर सेठ गुस्से से लाल होकर चिल्लाता है, अरे बुजुर्ग औरत, तुझे हमेशा पैसों की ही पड़ी रहती है और कुछ काम धंधा तो है नहीं, जब देखो पैसे मांगने के लिए आ जाती है। मैं तुझे पैसे नहीं देने वाला क्योंकि तूने पहले से ही मेरे ऊपर कर्ज कर रखा है, इतना कर्जा चुकाया नहीं और अब फिर से पैसे मांगने के लिए आ गई, चल निकल यहाँ से। यहाँ कहकर सेठ उसे घर से बेदखल कर देता है। बेचारी बुजुर्ग औरत दूसरों के यहाँ पर पैसे मांगने के लिए जाती है। अरे रमेश, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो क्योंकि मेरे पोते की तबीयत अच्छी नहीं है, उसकी हालत खराब हो रही है, अगर तुम कुछ पैसे दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा ही एहसान होगा। यहाँ बात सुनकर रमेश कहता है, बुजुर्ग औरत तेरे पास कुछ है तो है ही नहीं, थोड़ी सी ज़मीन है वहाँ भी सूखी पड़ी है, गर्मी का कहर इतना है कि हमारे पास कुछ है नहीं और तुम्हें कैसे दे दे, हमारे तो पेट के लाले पड़ रहे हैं और हमसे पैसे मांगने के लिए आई है, चल निकल यहाँ से। यहाँ कहकर सभी लोग उसे अपने घर से बेदखल कर देते हैं, लेकिन कोई भी उसे पैसा नहीं देता। इधर उसके पोते की तबीयत खराब हो रही थी। दादी मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से मेरे लिए दवाई लेकर आओ ना, देखो ना मैं कितना गर्म हो रहा हूँ। पोता खाट पर सो रहा था, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बुजुर्ग औरत चिंता करने लगती है, हे भगवान, अब तो मुझे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे मेरे पोते के लिए दवाई लाऊँ? अगर गांव में मेरी कोई किसी ने मदद नहीं की तो हो सकता है कि शहर में मेरी कोई मदद कर दे।
तुरंत लगता है कि शहर में मेरी कोई मदद कर दे। इस उम्मीद से बुजुर्ग औरत जा रही थी। रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक वन था। उस वन में बेहद ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। चारों तरफ से गर्मी का कहर बहुत ज़्यादा था। गर्मी के कहर से बुजुर्ग औरत थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। गर्मी का कहर इतना है कि अब मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, लेकिन जैसे भी करके मुझे चलना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने पोते को सही करना है, चाहे कुछ भी क्यों हो जाए। बुजुर्ग औरत जैसे ही खड़ी होती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। औरत उसकी ही तरफ आ रही थी। माँ जी, कहाँ जा रही हो? क्या हो गया है? बहुत ही ज़्यादा चिंतित लग रही हो। क्या बताओ बेटा, मेरी ना हालत ख़राब हो रही है और इतना गर्मी का कहर है कि मेरी पोते की तबीयत ठीक नहीं हो रही। इलाज के लिए वैद्य जी के पास गई थी, लेकिन वैद्य जी ने कोई दवाइयाँ लिखी है, उनके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर में कोई ना कोई मेरी मदद ज़रूर करेगा। इसी उम्मीद से मैं शहर जा रही हूँ। हो सकता है कि वहाँ पर मेरी कोई मदद कर दे। माँ जी, आपको क्या लगता है शहर में आपकी कोई मदद करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, शहर में आपकी मदद कोई नहीं करने वाला। आप मेरी बात सुनिए, जो कहती हूँ वहाँ करिए, इससे आपके पोते की तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे बेटा, क्या कह रही हो? बताओ ना, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे दे दो। नहीं माँ जी, मेरे पास यहाँ घड़ा है, यहाँ घड़ा आप अपने घर पर ले जाइए और याद रखना, इस घड़े की सच्चाई किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। घड़ा घर ले जाते ही आप जो भी कहोगी यहाँ घड़ा पूरा कर देगा, लेकिन घड़े के करने के बाद आपको यहाँ बात किसी को बतानी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ बात सुनकर बुजुर्ग औरत हैरान थी। अरे क्या कह रही हो? भला घड़ा भी हमारी बात सुन सकता है क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। यहाँ घड़ा जादुई है, लेकिन याद रखना, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। बुजुर्ग औरत हैरान थी कि भला घड़ा भी कभी कोई जादू कर सकता है, लेकिन फिर भी उस औरत की बात सुनकर वहाँ घड़ा अपने घर पर ले जाती है। घड़े को वहाँ एक कोने में रख देती है और तुरंत कहती है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और दवाइयों की। क्या तुम मुझे कुछ दवाई और पैसे दे सकते हो? तुरंत ही घड़े से दवाई और पैसे आ जाते हैं। यहाँ देखकर बुजुर्ग औरत सच में हैरान थी, लेकिन फिर क्या था, वहाँ अपने पोते को सही कर लेती है और तुरंत ही सेठ जी के पास जाती है। लीजिए सेठ जी, ये आपके उधार पैसे जो कि मैंने लिए थे, अब मैं सारे चुकता करने के लिए आई हूँ। हाँ, सब देखकर सेठ बहुत ही हैरान था। अरे बुजुर्ग औरत, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तूने तो मुझसे इतने पैसे उधार लिए थे और इतने पैसे तुझे कौन दे सकता है? मुझे तो आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तूने इतनी जल्दी इतने पैसे कमा लिए। थोड़ी देर पहले तो तुझे पोते की देखभाल और इलाज करने के लिए पैसे चाहिए थे और अब तू मुझे खुद को पैसे चुका रही है। ऐसा क्या हो गया है तेरे साथ? कुछ नहीं सेठ जी, बस कुछ इंसान ने मेरी मदद कर दी इसीलिए, लेकिन अब मैं आपके यहाँ पर काम के लिए नहीं आऊँगी। बुजुर्ग औरत बहुत ही खुश थी कि अब उसे सेठ के तानों से छुटकारा मिल चुका था, लेकिन सेठ मन ही मन बहुत ही दुखी हो रहा था। अरे, इस बुजुर्ग औरत को बड़े ही मुश्किल से तो फंसाया था अपने चंगुल में, और अब ये बुजुर्ग औरत यहाँ से चली जाएगी तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मुझे इस बुजुर्ग औरत को कैसे भी रोकना होगा। वहाँ उससे तुरंत कहता है, अरे कहाँ जा रही हो? सुनो ना मेरी बात। क्या हो गया सेठ जी? अरे, तुम मेरे यहाँ पर अच्छे से काम करती हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक और भी काम करो। जिसके पैसे लेकर आई हो उसके पैसे दे दो, और तुम्हारे पोते को पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे ले लो, मैं तुम्हारा ब्याज भी मुक्त कर दूंगा और तुम चिंता मुक्त हो जाओगी। नहीं सेठ जी, अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, मैंने किसी से उधार पैसे लिए ही नहीं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो समय पर मुझे पैसे मिल गए। यहाँ कहकर बुजुर्ग औरत वहाँ से चली जाती है और वहाँ तुरंत घड़े से जाकर कहती है, मुझे खाने की आवश्यकता है, मेरे पोते को मुझे भूख लगी है, तुम मुझे खाना दे दो। तुरंत ही घड़े से खाना आ जाता है। यहाँ देखकर बुजुर्ग औरत बेहद ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उसके सपने काफ़ी ज़्यादा पूरे हो रहे थे। ऐसे ही करके बुजुर्ग औरत एक एक करके सारी ख्वाहिशें पूरा कर लेती है। अब गर्मी का कहर गांव में तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, लेकिन बुजुर्ग औरत के घर पर कोई कमी नहीं थी, ना तो पानी की कमी थी, ना ही किसी और चीज़ की। यहाँ देखकर सारे गांव वाले हैरान थे। अरे, बुजुर्ग औरत को तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, भला क्या हो रहा है इसके साथ? कभी पानी के लिए
तरसती थी तो आज तो इसके पास सभी हो चुका है। यहाँ कैसे हुआ भाई? हाँ हाँ, ये सुनकर तो मैं भी हैरान हूँ। एक दिन तो बुजुर्ग औरत खुद ही पानी लेने के लिए जा रही थी, तब मैंने इसकी मदद की थी, लेकिन अब तो वहाँ मुझे पानी के लिए भी नहीं बुलाती कि मेरा घड़ा भर दो। पता नहीं पानी कहाँ से लाती है। सारे गांव के लोग हैरान थे। भोला बुजुर्ग औरत से पूछने के लिए जाता है, अम्मा जी, इतने दिनों से तो आप मुझसे घड़ा भरवाती थी, लेकिन आप खुद ही घड़ा भर लेती हो। कहाँ से लाती हो इतना पानी? मुझे भी बता दो तो हम भी ले आएंगे भला। इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता होगी? भोला, हमारा पानी ख़त्म ही नहीं होता जब से तुमसे मंगवाया है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा पानी पीती नहीं और मेरा बेटा भी बीमार था, इसीलिए वहाँ भी पानी नहीं पीता था, इसीलिए हमारा घड़ा इतने दिनों से भरा ही है, वहाँ ख़त्म ही नहीं हुआ। भोला यहाँ बात से संतुष्ट नहीं था। भला ऐसा भी हो सकता है क्या कि इतने दिन तक घड़ा खाली ना हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन भोला फिर भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही बुजुर्ग औरत अपने खेतों पर जाती है और घड़े से कहती है, मुझे एक कुएं की आवश्यकता है, तुम पानी से भरा हुआ एक कुआं दे दो। तुरंत ही घड़े से कुआं आ जाता है जिसमें इतना ज़्यादा पानी था जिसे देखकर सारे गांव वाले भी हैरान थे। मैंने सुना है कि बुजुर्ग औरत के खेतों में रातों रात एक कुआं आ गया जिसमें लबालब पानी भरा है। भाई, इतनी गर्मी में उसके यहाँ पर कुआं कैसे आ सकता है? से गांव के लोग हैरान है कि रातों रात लबालब भरा हुआ पानी से भरा हुआ कुआं कैसे आ सकता है। गर्मी का कहर इतना है कि सभी जगह के कुएं खाली हो चुके हैं, लेकिन बुजुर्ग औरत के यहाँ का कुआं लबालब भरा है। सारे गांव के लोग कुआं देखने के लिए जाते हैं। सच में कुआं लबालब भरा था। लोग बुजुर्ग औरत से पूछने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन बुजुर्ग औरत किसी को कुछ नहीं बताती। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है और बुजुर्ग औरत गांव में चाहती हूँ कि गांव में जो गर्मी का कहर पड़ रहा है वहाँ कम हो जाए, ताकि गांव वालों को गर्मी से राहत मिल सके। सच में थोड़ी ही देर बाद गर्मी का कहर कम हो चुका था, जिसे देखकर गाँव वाले भी हैरान थे। अरे, ये क्या हो रहा है? गर्मी का मौसम इतना कम कैसे हो गया? थोड़ी देर पहले तो गर्मी का कहर अपने चरम पर था और अचानक से सूर्य देवता को हम पर दया कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ कि अचानक से गर्मी का कहर कम हो गया है, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है भाई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हमारे गांव में जो बुढ़िया रह रही है वहाँ जादुई बुढ़िया है। कोई भी मानो या ना मानो, यहाँ जादू वहाँ बुढ़िया ही कर रही है। यहाँ सारी बातें सेठ सुन रहा था। अरे, यहाँ बात सच तो नहीं है? बुढ़िया के पास सच में इतने पैसे आ गए और फिर उसका पोता भी ठीक हो गया। उसके खेतों में पानी से लबालब भरा हुआ कुआं आ गया और अब गर्मी का कहर भी कम हो गया। मतलब कि यहाँ सारी चाल बुढ़िया की ही है। तुरंत सेठ बुढ़िया के घर जाता है तो देखता है कि बुढ़िया घड़े से बात कर रही थी। तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, यहाँ तुम्हारा एहसान है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे सब कुछ दे दिया है, घर बार धन दौलत संपत्ति सभी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर आ जाऊँ। यहाँ सब सेठ सुन रहा था। अरे, बुजुर्ग औरत के पास यहाँ घड़ा जादुई है। अगर यहाँ घड़ा मैं ले लूँ तो मैं तो मालामाल हो जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ घड़ा मुझे चुराना ही होगा। घड़े का जादू भी अब खत्म हो गया था, क्योंकि सेठ को जो पता लग गया था। बुजुर्ग औरत रात को सो रही थी कि सेठ उसके घर आता है। अरे, अगर यहाँ घड़ा मेरे घर पर आ गया तो मैं तो और भी ज़्यादा मालामाल हो जाऊँगा। तुरंत ही सेठ उस घड़े को अपने घर पर ले जाता है और घड़े से कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है, तुम मुझे पैसे दे दो। घड़े से कुछ आवाज़ ही नहीं आती और थोड़ी ही देर बाद जो सेठ के पास धन था वहाँ भी गायब हो जाता है। यहाँ सब देखकर सेठ समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अरे, ये घड़ा तो जादुई है, लेकिन इसकी वजह से तो मेरे सारे ही पैसे ख़त्म हो गए। ये क्या हो रहा है? मैं इसे जादुई बुढ़िया के पास ही छोड़कर आता हूँ। तुरंत ही सेठ उस घड़े को जादुई बुढ़िया के पास छोड़ देता है और बुढ़िया उसे जंगल में छोड़ आती है। बुढ़िया को अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उस औरत की वजह से और उस घड़े की वजह से उसकी ज़िंदगी ही बदल गई थी। रानी पूतना चुड़ैल की। एक समय की बात है, एक खतरनाक से जंगल में पूतना नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। अरे, चुड़ैल कोई खतरनाक चुड़ैल नहीं थी, वह तो एक साधारण और मजेदार चुड़ैल थी। चुड़ैल का एक भाई था,
जिसका नाम गप्पू लाल था। चुड़ैल का भाई बिल्कुल गप्पू लाल की तरह ही दिखता था। गप्पू लाल हमेशा अपनी बहन से कहता था, अरे बहन, इस जंगल में रह रह कर तो ना मेरे मजे ही किरकिरे हो गए हैं। कई जानवर खाने को मिलते हैं, लेकिन तेरी वजह से जानवर तो खाता ही नहीं हूँ। दुनिया में तो सबसे पहली ऐसी चुड़ैल है जो कि शाकाहारी है, मांस नहीं खाती। मुझे तो समझ नहीं आता, हम चुड़ैल भूत है या फिर इंसान। अरे इस तरह तो भगवान भी हमसे खुश हो जाएंगे और हमें इस योनि से छुटकारा दे देंगे। अरे अगर ऐसी बात है तो भगवान हमें इस योनि से छुटकारा दे दे तो हम इंसान योनि में पहुंच जाएंगे और इंसान योनि में पहुंचकर खूब मजे करेंगे। दोनों भाई बहन आपस में बातें कर रहे थे कि वहीं से किशन नाम का एक आदमी गुजर रहा था। किशन को देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वो देखो, कोई इंसान जा रहा है। ये तो बहुत ही सुंदर सा इंसान है, मुझे तो बहुत ही पसंद आ गया है। कौन है, चलो पता करते हैं गप्पू। अरे तू चुड़ैल है, वो इंसान है, तुझे पता करने से क्या फायदा होगा? तेरी शादी तो होगी ही नहीं। ऐसे तू कई लोगों को देख चुकी है, लेकिन तुझे पता है कि तू चुड़ैल है, फिर कोई फायदा नहीं है। चुड़ैल का मन नहीं मानता और वहाँ उस इंसान का पीछा करने लगती है। वहाँ देखती है कि वहाँ लड़का अपने घर में जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हो गया है, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, तेरी शादी के लिए रिश्ते पे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन तू है कि शादी करने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मुझे यहाँ बात बुरी लगेगी नहीं तो क्या, तू शादी क्यों नहीं कर रहा है? जब यहाँ बात चुड़ैल सुनती है तो मन ही मन सोचती है, अरे मुझे पहली बार तो कोई इतना अच्छा लड़का पसंद आया है और इसकी ही शादी की बात चल गई। चलो कोई नहीं, आगे सुनती हूँ कि क्या बातें कर रहे हैं दोनों माँ बेटे। कोई और लड़का नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का रमन था। रमन बेहद ही ज्यादा समझदार था, वहाँ अपनी माँ के साथ रहा करता था। रमन तुरंत अपनी माँ से कहता है, माँ अगर आपका मन है तो मैं शादी कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मुझे पढ़ी लिखी लड़की की ही जरूरत पड़ेगी। वैसे कौन सा रिश्ता आया है मेरे लिए? बेटा रिश्ते की तो तू चिंता ही मत कर, तेरे लिए जो रिश्ता आया है वहाँ लड़की बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है। वहाँ लड़की हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। यहाँ बात सुनकर तो चुड़ैल मन ही मन जलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है, इसकी तो शादी हो रही है और वो भी कोई अच्छी लड़की है। मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर वहाँ लड़की कौन है जो इससे शादी करने वाली है। अब तो चुड़ैल रमन का पीछा छोड़ती ही नहीं थी, वहाँ किसी को दिखाई तक नहीं देती थी। मैंने ऐसा जादू कर दिया है कि अब मैं किसी को दिखाई ही नहीं दूंगी। रमन मुझे बहुत ही पसंद आ गया है। वहाँ रमन के पीछे पीछे ही जाती थी। कुछ ही समय बीतता है कि रमन की शादी हो जाती है, लेकिन चुड़ैल रमन के घर के बाहर एक पेड़ पर रहा करती थी। एक दिन उसका भाई आता है और कहता है, अरे बहना, तू हमेशा इस पेड़ पर ही बैठी रहती है। रमन की तो अब शादी भी हो चुकी है, लेकिन अब वहाँ तुझे नहीं मिलने वाला, फिर भी तुझे समझ नहीं आता। चल, जंगल तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे गप्पू भैया, तू जा जंगल संभाल, मैं तो अपने रमन को ही संभालूंगी। तू यहाँ से चला जा, वरना देख लेना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अरे अच्छा क्यों नहीं होगा, जंगल में हम दोनों रहेंगे तो मजे करेंगे। मैं अकेला ना बहुत ही बोर हो रहा हूँ। वैसे भी तूने मुझे शाकाहारी बना दिया है, मैं मांस भी नहीं खाता। जंगल में फल फ्रूट के सहारे ही जिंदगी बिता रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मैं इस पेड़ के पास रहूंगा। तू अगर इस पेड़ पर रहेगी तो मुझे इस पेड़ पर रहना ही पड़ेगा। पूतना चुड़ैल अब तो रमन के घर के बाहर ही रहती थी। इधर रमन और उसकी पत्नी दोनों आपस में काफी ज्यादा खुश थे। अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो और कितनी संस्कारी भी हो। सच में मेरे किस्मत बहुत ही अच्छे हैं जो तुम जैसी पत्नी मुझे मिली है। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। मेरी तारीफ ना सभी करते थे, घर में भी और बाहर भी। वैसे आप भी बहुत ही अच्छे हो। जब पूतना चुड़ैल यह बात सुनती है तो उसे मन ही मन बुरा लगता है।
अरे ये तो मेरे रमन को निगल रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने रमन को इसके हाथों में नहीं आने दूंगी। यहाँ तो इसको अपने झांसे में फंसा रही है। पूतना चुड़ैल बहुत ही शातिर थी। वहाँ तुरंत ही उसकी सास का अवतार ले लेती है और फिर जब रमन की पत्नी मिताली कुछ काम कर रही होती है तो पूतना चुड़ैल सास के भेष में, अरे बहू, कुछ काम धंधा नहीं है, दिन भर कमरे में ही बैठी रहती है। तुझे अब रमन से सिर्फ रात में ही मिलना है। अगर दिन में तू उसके पास नजर आई तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। समझ में आया या नहीं? रात को भी जब वह सो जाए तब भी उसके पास जाया कर। समझ में आया या नहीं? अरे माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? आपका स्वभाव अचानक से कैसे बदल गया? पहले तो आपने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा और अब ये क्या कह रही हो? देख, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी बहू है। समझ में आया या नहीं? मैं जो कहती हूँ वही सुना कर। और हाँ, अगर नहीं सुना तो फिर ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ कहकर सास के भेष में आई पूतना चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। मिताली कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अचानक से उसकी सास के स्वभाव में इतना बदलाव। हे भगवान, ये सब क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सासू माँ के स्वभाव में अचानक से इतना बदलाव। चलो ठीक है, वैसे तो उसकी सास बहुत ही अच्छे से रहती, लेकिन कभी कभी जो पूतना चुड़ैल उसके सास के भेष में आती थी तो वह खुद ही नहीं समझ पाती थी कि आखिर उसकी सास ऐसी भी है। एक दिन की बात है जब पूतना चुड़ैल फिर से उसके सास के भेष में आती है। अरे मिताली बहू, दिन भर काम नहीं करती, आलसी जैसी पड़ी रहती है। अब से तू खेतों पर जाया कर। और हाँ, सारी फसल तुझे ही निकालनी पड़ेगी। मेरा रमन तो कुछ कहता नहीं है, अब मैं ही कह रही हूँ। अब मैं फसल तुझसे ही निकलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ बात जब फिर से मिताली सुनती है तो कहती है, माँ जी, आपको पता है मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे फसल निकालना नहीं आता, फिर मैं खेतों पर काम कैसे करूँगी? ये बात आपको समझ नहीं आ रही माँ जी। आपने पहले तो कहा था कि तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बस तू घर संभालना, और अब आप मुझे खेतों पर भेज रही हो। ये कोई बात थोड़ी हुई माँ जी। अरे मैंने कहा जो सुना नहीं क्या तूने? कह दिया सो कह दिया। अब तुझे कुछ भी हो जाए खेतों पर काम करने के लिए जाना ही होगा। चल जा, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। यहाँ बात सुनकर बहू समझ नहीं पाती और वहाँ घर के बाहर जाती है। जब वहाँ घर के बाहर जाती है तो वहाँ अपनी असली सास को देखती है। अरे माँ जी तो अभी अंदर थी, फिर वहाँ बाहर कैसे आ गई? इसका मतलब अंदर कोई और है, लेकिन कौन हो सकता है? तुरंत ही बहू अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। बहू हैरान थी कि यहाँ सब क्या हो रहा है। वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप जैसी कोई औरत हमारे घर में रहती है। वहाँ मुझे बार बार ताने मारती है और मुझे बार बार परेशान करती है। आप तो कभी मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं करती, लेकिन वहाँ औरत पता नहीं कौन है, सेम आपके जैसी ही दिखाई देती है। वहाँ कहती है कि तू रमन के पास मत जाया कर, वहाँ सोए तब कमरे में जाया कर। ये कोई बात है क्या माँ जी? अरे बहू, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। आखिर वहाँ कौन हो सकती है? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है माँ जी। तुरंत ही पूतना चुड़ैल आती है और कहती है, अरे वो मैं हूँ, तुझे समझ आ रहा है या नहीं? रमन सिर्फ मेरा है, मेरा ही रहेगा। रमन को तुम मुझसे छीन नहीं सकती, क्योंकि रमन सिर्फ मेरा है। यहाँ बात जब बहू और सास दोनों सुनती है तो हैरान हो जाती है और डरती है। अरे माँ जी, ये तो कोई चुड़ैल है, और वो भी हमारे रमन जी के पीछे पड़ी है, इसीलिए वहाँ मुझसे रमन जी के पास जाने से मना करती है। अरे हाँ बहू, तू तो बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ तो कोई खतरनाक चुड़ैल है। मुझे खुद डर लग रहा है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? रमन जी से क्या रिश्ता है तुम्हारा? रमन मुझे पहली नज़र में ही भा गया था जब उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद से तू हमारी ज़िंदगी में आ गई, वरना रमन सिर्फ मेरा होता। अब चाहे जो भी हो जाए, रमन को मैं तेरे पास नहीं जाने दूंगी, क्योंकि रमन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। रमन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पूतना चुड़ैल उससे रमन को
छीनने की बात करती। तुरंत ही रमन एक ज्ञानी विद्वान पंडित को लाता है और तुरंत ही वह पंडित चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देता है। चुड़ैल वहीं पर गिर जाती है। रमन से जब उसकी माँ पूछती है, अरे रमन बेटा, तुझे कैसे पता था और तू विद्वान पंडित को कैसे लाया? अरे माँ, क्या बताऊं, मुझे कई दिनों से ऐसा आभास हो रहा था कि मिताली के बदले मेरे पास उसके भेष में कोई दूसरी औरत आती है, क्योंकि मिताली जिस तरह से व्यवहार करती है उसका व्यवहार बिल्कुल अलग ही होता था। वह मेरे पास आने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने कभी उसे अपने पास नहीं आने दिया। तब से ही मुझे आभास हो गया था और एक दिन मैंने इन दोनों भाई बहनों को बात करते देख लिया था। वह अपने भाई से कह रही थी कि रमन सिर्फ मेरा है और मेरा होकर ही रहेगा, क्योंकि वह अपने घर के बाहर ही रहा करती थी। मुझे तब से ही शक हो गया था कि मिताली के भेष में वही मेरे पास आती है और मुझे इसका कुछ हल निकालना ही होगा। मिताली ने भी मुझसे कई बार कहा था कि माँ जी मुझसे कुछ अजीब व्यवहार करती है। तब भी मुझे शक हो गया था कि यहाँ और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल है, यह पूतना चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ी थी। इसे मैं भाग गया था इसीलिए। लेकिन माँ, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पंडित कई दिनों से साधना कर रहे थे इस चुड़ैल को वश में करने की। अब इस चुड़ैल को उन्होंने अपने वश में कर लिया है और इसके वश में होते ही इसका भाई भी वश में हो गया है। इसलिए अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिताली बहुत ही खुश होती है, वहीं पर उसकी माँ भी बहुत ही खुश होती है, क्योंकि पूतना चुड़ैल का साया उनके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मोहन कहीं जा रहा था कि श्याम चिल्लाता है, अरे मोहन भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आकर तो बैठो। कई दिन हो गए हैं, आपने तो मुझसे बात तक नहीं की है। क्या हो गया है आपको जो हमारे पास नहीं बैठते? अरे कुछ नहीं श्याम, ऐसी कोई बात है ही नहीं। तुम्हें तो पता ही है, हमारे खेतों में एक गाय है जो दिन भर चरती रहती है। अब वहाँ अगर सारी फसल खा जाएगी तो फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा? इसीलिए देखभाल के लिए जा रहा हूँ। अरे भाई, उस गाय से तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि वहाँ तो मेरी भी फसल खा गई है। लेकिन अब मैं कब तक उसके पीछे भागूं? एक दिन तो तुम्हें पता है, जब मैं उसके पीछे भागा ना तो मैं खुद ही गिर पड़ा, लेकिन वहाँ गाय मेरा पीछा करता बंद नहीं हुई। अब मैं क्या करूँ भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा चलो, आज साथ में चलते हैं, उस गाय को तो बांध कर ही रहेंगे दोनों। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। दोनों भाई आपस में बातें करते हैं और गाय को बांधने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या पता था कि वह गाय उन्हें ही चकमा दे देगी। दोनों भाई देखते हैं कि गाय आराम से चल रही है, लेकिन मन ही मन कुछ सोच रही है, अरे आज तो मुझे बांधने वाले आ गए, लेकिन इन्हें क्या पता कि इन्हें फिर से चकमा देकर ऐसे ही भाग जाऊंगी। चलो इनकी बात ही सुन लेती हूँ। दोनों आपस में काफ़ी खुशी खुशी बात कर रहे थे। अरे आज तो गाय हमारे लपेटे में आ ही जाएगी। इतने दिनों से हमारा दाना पानी चुग रही है, लेकिन अब इसे हम दाना पानी नहीं चुगने देंगे, क्योंकि अब ये हमारे हाथों से तो जा नहीं सकती। हाँ हाँ भाई, सही कह रहे हो, अब तो इसे बांध कर ही रहेंगे। तनिक ठहरो, मैं एक रस्सी लाता हूँ, रस्सी से हम इसे बांध देंगे। और हाँ, खेतों पर ना इसे हम रखेंगे नहीं, इसे तो हम गांव के बीचों बीच बांधेंगे, ताकि कोई भी आता जाता रहेगा तो इसे कुछ डालता रहेगा, वरना फिर से हमें ही इसे हमारी फसल का हिस्सा डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, तनिक ठहरो, अच्छी रस्सी ढूंढते हैं। दोनों भाई रस्सियाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन गाय, अरे थोड़ी देर छुपक छुपाई खेल ही लेती हूँ, तब तक दोनों भाइयों को मजा चखाती हूँ। गाय पीछे पेड़ के छुप जाती है और इधर दोनों भाई आकर देखते हैं, अरे रस्सी तो मिली नहीं, कहाँ है रस्सी? कुछ नज़र नहीं आ रही, मुझे भी रस्सी नहीं दिखी। अरे हाँ, रस्सी के चक्कर में गाय तो देखो कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी कहीं नज़र नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। भैया अब क्या करें, इस गाय से तो मैं परेशान हो चुका हूँ, इस तरह से ही मुझे परेशान करती रहती है। गाय उनके पीछे से गुजरती है, अरे अरे देखो देखो, पीछे से जा रही है, पकड़ो पकड़ो। गाय तुरंत भागती है, दोनों पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन गाय इतने उछाले मारती है कि उनकी पकड़ में आती ही नहीं है। ऐसे ही गाय गाँव में चली जाती है। गाँव में आराम फरमा रही थी गाय कि दोनों भाई कहते हैं,
अरे चलो अच्छा ही हुआ गांव में आ गई, हमारी फसल तो नहीं खाएगी, इसे यहीं पर रहने दो, वरना फिर से हमारे खेतों पर चली जाएगी तो हमारे लिए ही नुकसान होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। अब चलो आराम करने चलते हैं। दोनों आराम करने जाते हैं। दोनों अपने अपने घरों पर आराम फरमा रहे थे कि गाय, अरे दोनों भाई आराम करने गए, लेकिन इनके आराम को हराम नहीं किया तो मेरा नाम भी शकुंतला नहीं शकुंतला। तुरंत ही शकुंतला उनके घर के सामने जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। अरे मीना, ये बाहर ये गाय क्यों चिल्ला रही है? क्या चाहिए इसको? इतनी जोर जोर से आवाज़ आ रही है कि मेरे तो कान न फटने वाले हैं। अजी क्या कहूँ, यह वही गाय है जो हमारे खेतों पर दिन रात चरती रहती है, लेकिन पता नहीं इसे खाने के लिए अब क्या चाहिए। क्या दूँ इसे जो हमारे घर के बाहर इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। अरे कुछ भी इसे दे दो, लेकिन इसे बंद कर दो, क्योंकि ये अगर ऐसे ही चिल्लाएगी तो मेरे कान फाड़ जाएंगे। तुरंत ही उसकी पत्नी मीना उसे कुछ डाल देती है। गाय तुरंत खा जाती है, लेकिन फिर गाय चिल्लाती है फिर से। मोहन, अरे मीना, इसे कुछ डाल दो ना, ये फिर से क्यों चिल्ला रही है? मैंने इसे सब कुछ डाल दिया जितना घर में था, लेकिन अब फिर चिल्ला रही है, तब इसका मैं क्या करूं? अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो उसके मन में आएगा अब वही करेगी। गाय चिल्ला चिल्ला कर रह जाती है, लेकिन मोहन को नींद नहीं आती। मोहन तुरंत ही बाहर जाता है। अरे क्यों चिल्ला रही हो? अब हमारे खेतों से आ गई तो क्या अब हमारे घर पर जीना हराम करोगी? जाओ यहाँ से निकलो। गाय तुरंत ही दौड़ लगाते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन मोहन को चिंता सताती है। अरे कहीं यहाँ गाय हमारे खेतों पर तो न चली जाए, मुझे इसका पीछा करना ही होगा। तुरंत ही मोहन गाय का पीछा करता है। गाय उसके खेतों में ही दिखाई देती है। अरे यहाँ तो फिर से मेरे खेतों में आ गई। गांव जाता हूँ तो घर के बाहर चिल्लाती है, और खेतों पर आता हूँ तो पता नहीं इसका मैं और मेरा पुराना नाता है क्या? मुझसे बदला लेने के लिए आई है क्या ये गाय? मोहन बेचारा उसे पकड़ने दौड़ता है, लेकिन गाय भागती ही चली जाती है कि मोहन को पता नहीं वहाँ किस गांव में ले जाती है। मोहन खुद हैरान था। अरे इसके पीछे भागते भागते तो पता नहीं मैं किस गांव में आ गया। यह कौन सा गांव है? मुझे तो मेरे गांव चले जाना चाहिए। अब तो यहाँ गाय से मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दूसरे गांव में आ गई है। अब हो भी सकता है कि यहाँ हमारे गांव में ना आए। मोहन बेचारा तुरंत ही अपने गांव लौट आता है, और लौटते लौटते बड़ा ही खुश हो रहा था। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, वहाँ गाय तो मेरा पीछा छोड़ चुकी है। अब तो मुझे चैन की नींद आएगी, क्योंकि ना तो घर पे परेशान करेगी, ना खेतों में परेशान करेगी। मोहन आराम फरमा ही रहा था कि उसे गाय के रम्माने की आवाज़ आती है। गाय उसके पास ही खड़ी थी। हे भगवान, इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, अब इसका पीछा मैं कैसे छुड़वाऊँ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हे मातेश्वरी, तू ही बता कि तेरा पीछा छुड़वाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तू बता देना मुझे। अरे मोहन, तुम हमेशा ही खुद का भला सोचते हो, कभी मेरे बारे में नहीं सोचते। तुम चाहते तो तुम मुझे अपने पास रख लेते। बचपन से ही तुम्हारी माँ ने मुझे पाला पोसा था, लेकिन जब तुम बड़े हुए तो तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का फ़र्ज कैसे भूल सकती हूँ? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारे खेतों पर रहती हूँ, या फिर मैं तुम्हारे घर पर खेतों पर मैं जितना तुम्हारा खाती हूँ उतनी ही तुम्हारी देखभाल करती हूँ। लेकिन तुम्हें सिर्फ खाना दिखाई देता है, देखभाल करना नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही सोचा है मोहन, लेकिन हाँ, अगर तुम लालच करते हो तो मैं तुम्हें सताती हूँ। ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और गाय जोर जोर से हंसने लगती है। यहाँ बात सुनकर मोहन भी बड़ा ही उदास होता है। मुझे माफ़ कर दो शकुंतला, तुम वही शकुंतला हो ना जिसका नाम माँ ने रखा था, वहाँ बड़े ही प्यार से रखती थी। लेकिन मैं उनका बेटा होकर भी तुम्हें नहीं पाल सका। उनके मरते ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वो भी बेसहारा। और मैं तुम्हें खेतों से भगाने की कोशिश भी करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो शकुंतला, आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और अब तुम मेरे साथ चलो। यहाँ कहकर वहाँ शकुंतला को अपने साथ ले जाता है। अब मोहन शकुंतला को अपने पास ही रखता है, वहाँ कभी भी उसे बेसहारा नहीं छोड़ता।